हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सारिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी क्लास में। बच्चों, आज हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप पार्ट 2 में एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है परासरण या ऑस्मोसिस। तो आज हम परासरण या ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कितनी फनी सी पिक्चर है। इसमें बीच में क्या है, ये H2O का मॉलिक्यूल है। ये जिसको मिल जाता है वो तो फूल जाती है, ये रेजिन है, ये दो किशमिश है, और जिसको नहीं मिलता वो ये वाली पिचक जाती है। तो अभी देखते हैं, इसके अलावा हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो कि है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं परासरण होता क्या है। तो किसी भी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण। और परासरण क्या होता है? जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाए तो केवल विलायक जो है, जो कि मोस्टली जलीय होता है, तो विलायक के अणुओं का विलायक की उस सांद्रता वाले घोल से विलायक के निम्न सांद्रता वाले घोल की तरफ विसरण ही या जाना ही परासरण कहलाता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि विलायक के कणों का कम सांद्र विलयन। अब देखिए, कम सांद्र विलयन कौन सा होता है? जिसमें विलायक की सांद्रता अधिक हो। ठीक है, जब कोई विलयन है जिसमें वाटर है या विलायक है, उसकी सांद्रता अधिक हो और विलेय के कणों की सांद्रता कम हो, तो वो होगा कम सांद्र विलयन। तो विलायक के कणों का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर बीच में हो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो गमन है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परासरण। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये विलेय के अणु है और ये विलायक के अणु है। इस तरफ ये बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो परासरण में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अत्यंत आवश्यक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा इस तरफ है ये विलायक के जो कण हैं इनकी संख्या ज्यादा है और इस तरफ कम है। तो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होके और विलायक की अधिक सांद्रता से विलायक की कम सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है? परासरण। और परासरण की क्रिया बच्चों लिक्विड में ही होती है, द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन के बारे में और देख लेते हैं। अभी हमने विलायक और विलेय का जिक्र किया, तो विलायक और विलेय होते क्या हैं ये भी देख लेते हैं। तो जो पदार्थ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरता है या जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड पदार्थ होता है जिसमें कुछ घोला जाता है, वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है, जो मोस्टली वाटर होता है। और वह पदार्थ जो तरल में घुलता है, ठीक है, जो तरल में घुलता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? विलेय या सोल्यूट। जैसे कि ये वाटर है, इस वाटर में ये जो ब्लू कलर का पदार्थ है ये घोला जाता है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? ये सॉल्यूशन बना देते हैं। तो जो घोला जाता है पदार्थ वो कहलाता है विलेय और जिसमें घोला जाता है वो कहलाता है विलायक। तो विलायक और विलेय दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? वो कहलाता है विलयन। तो विलयन क्या होता है? ये जो ब्लू कलर है ये क्या है? विलायक है और ऑरेंज कलर से जो दिखाया गया वो है विलेय। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन या विलयन बनाते हैं। तो ये है विलायक या सोलवेंट, ये है विलेय यानी कि ये जो है विलेय यानी कि सोल्यूट, और दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। तो विलेय, विलायक और विलयन के बारे में भी बच्चों आप अच्छे से जान गए होंगे। परासरण के बारे में अभी हमने देखा ही था कि विलायक के अणुओं का विलायक की उच्च सांद्रता से विलायक की निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन ही क्या कहलाता है? कहलाता है परासरण। अब देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों। इसमें क्या लिया हमने? एक थिसिल कीप ली।
उल्टी, और उसको हमने कर दिया उल्टा, ठीक है। और उसके नीचे की ओर एक चर्म पत्र लगा दिया, ठीक है, जो कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। तो ये हो गई हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हो गई हमारी थिसिल कीप। थिसिल कीप में हमने भर लिया है शुगर सॉल्यूशन, यानी कि चीनी का घोल, और बाहर की तरफ क्या है, वाटर है, इसके अंदर है वाटर। तो अब इस पिक्चर में पता भी चल रहा है कि बाहर की तरफ जल की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, वाटर की सांद्रता, जल की सांद्रता ज्यादा है। और ये जो थिसिल कीप है इसमें तो चीनी का घोल है, चीनी के घोल में क्या है, चीनी मिली हुई है और पानी है, इसलिए इसमें जल की सांद्रता क्या है, कम है। तो कुछ समय बाद इस एक्सपेरिमेंट को हम कुछ देर तक छोड़ देते हैं, घंटे 2 घंटे। उसके बाद हम देखते हैं कि थिसिल कीप में जो इनिशियल लेवल था, प्रारंभिक स्तर जो था, वो यहाँ पे था, और कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि इसका फाइनल लेवल यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इसका लेवल कैसे बढ़ा बच्चों, इधर जो बीकर में थोड़ा जल का लेवल भी कम हो जाता है। तो ये लेवल कैसे बढ़ा कि जो शुगर थी, शुगर सॉल्यूशन में जल की सांद्रता कम थी, और ये लगा रखी है हमने अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल यानी कि विलायक के जो अणु है, ये यहाँ पे अधिक सांद्रता, इस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, और इस कारण ये जो थिसिल कीप है इसका लेवल, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा या विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक की अधिक सांद्रता से विलायक की कम सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है, परासरण या ऑस्मोसिस। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि परासरण कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो परासरण 2 प्रकार का होता है। पहला है अंतःपरासरण। अंतःपरासरण क्या होता है, परासरण क्रिया द्वारा जीवित ऊतकों में जल का प्रवेश ही अंतःपरासरण कहलाता है। एंडोस्मोसिस, जब किसी कोशिका को अल्पपराशरी विलयन, अल्पपराशरी विलयन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता जो कोशिका में भरा हुआ कोशिका रस है, सेल सैप है, उसकी सांद्रता से कम हो। अल्पपराशरी जैसा कि नाम ही है कि ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, उसमें अगर कोशिका को रखेंगे तो जल के अणु अल्पपराशरी विलयन से कोशिकाओं में प्रवेश करेंगे। इस क्रिया को कहते हैं अंतःपरासरण, ठीक है। तो अंतःपरासरण क्या हो गया, कोशिका में जल का प्रवेश, जीवित ऊतक या कोशिकाओं में जल का प्रवेश। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाहर से जल का प्रवेश कोशिका में हो रहा है, और ऐसी स्थिति में कोशिका फूल जाती है, ठीक है। दूसरा होता है बहिःपरासन। बहिःपरासन क्या है, परासन क्रिया द्वारा कोशिकाओं से जल का निकलना। बहिःपरासन मतलब एक्सोस्मोसिस, मतलब बाहर की ओर जल का आना, और बाहर की ओर परासरण मतलब कि कोशिका के अंदर से, ऊतक के अंदर से जल का बाहर निकलना ही बहिःपरासरण कहलाता है। यदि कोशिका को अति पराशरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो, उसमें रखेंगे तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकलने लगेंगे। इस क्रिया को कहते हैं बहिःपरासरण। ये देखिए इस पिक्चर में वाटर जो है वो बाहर की ओर आने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि उस कोशिका को ऐसे रस में रखा गया है जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक है, ठीक है। तो ये है बहिःपरासरण। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने अल्प पराशरी, अति पराशरी विलयन के बारे में सुना है। तो ये होता क्या है, तो सबसे पहले तो अंदर और बाहर की सांद्रता के आधार पर विलयन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपराशरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर, ठीक है।
ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर हो। समपराशरी, जैसा कि कह ही रहे हैं कि मतलब समान होना, यानी कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर होगी तो उसे समपराशरी विलयन कहेंगे। और ऐसे विलयन में अगर कोशिका को रखेंगे तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा विलयन है अतिपराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन वो है जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो। ठीक है, कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो तो उसे कहेंगे अतिपराशरी विलयन। और तीसरा है अल्पपराशरी विलयन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटोनिक सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम है। ठीक है, तो अतिपराशरी विलयन वो जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो तो उसे अतिपराशरी विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो तो उसे अल्पपराशरी विलयन कहेंगे। तो अब देखते हैं हम कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है यानी कि समपराशरी विलयन है, उसमें अगर कोशिका को रखेंगे तो कोशिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो क्योंकि उसमें उसकी सांद्रता या उसमें जो विलायक के अणुओं की सांद्रता है कोशिका रस में, जो लिक्विड है यानी कि वाटर है उसकी सांद्रता बार के जो विलयन है उसकी सांद्रता के बराबर होगी तो कोशिका की साइज में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर विलयन अतिपराशरी है यानी कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होगी तो क्या होगा, कोशिका में से जल जो है बाहर की ओर आने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सांद्र सॉल्यूशन हो गया तो इसकी सांद्रता क्या है, कोशिका रस की सांद्रता से ज्यादा हो गई तो फिर कोशिका रस में से जल जो है वो बाहर की ओर किसमें आ जाएगा, अतिपराशरी विलयन में, और कोशिका जो है वो सिकुड़ जाएगी। और अल्पपराशरी विलयन में कोशिका को रखेंगे ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या है, कोशिका रस की सांद्रता से कम होगी तो उसे कहेंगे अल्पपराशरी विलयन। तो ऐसी स्थिति में जल के अणु है वो बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे और कोशिका फूल जाएगी। ऐसे में अगर एनिमल सेल होती है तो वो फट भी सकती है, लेकिन चूंकि प्लांट सेल होती है तो प्लांट सेल में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, इस कारण वह फटती नहीं है। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि परासरण होता क्या है, परासरण कितने प्रकार का होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ विलयन। अब हम पढ़ेंगे, कुछ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले फिर से हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो कोशिका है जैसी ही रहती है, समपराशरी विलयन है तो उसमें कोशिका के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर हम रखेंगे तो कोशिका फूल जाएगी, जल है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें बाहर क्योंकि सांद्रता कम और अंदर कोशिका रस की सांद्रता ज्यादा होती है तो कोशिका में से जल के अणु बाहर आ जाते हैं और कोशिका सिकुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि परासरण की इम्पोर्टेंस क्या है, परासरण का महत्व क्या है। तो सबसे पहले मूल रोम जो होते हैं, रूट हेयर्स, उसकी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल का अवशोषण, पौधों के अंदर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण जो है वो ही परासरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, और दूसरा कोशिका को स्फीत बनाए रखना परासरण पर निर्भर करता है। ये अवस्था सभी कोशिकीय क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। कोशिका का स्फीत रहना यानी कि फूला रहना ही ये पूरी तरह से परासरण पर निर्भर होता है। तो बच्चों सब तरह की जो कोशिका की क्रियाएं हैं उन सब में परासरण की आवश्यकता होती है क्योंकि कोशिका की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। और जैसे अब आपने देखा कि मूल रोमों से जो मूल रोम जो है, ये जो जड़ है इसमें ये मूल रोम है, ये मूल रोम जो जल को अवशोषित करेंगे ये ही तो जल पूरी जो पौधा है उसमें पहुंचेगा। तो ये क्रिया क्या है, परासरण की प्रक्रिया के द्वारा
ही होती है। इसके अलावा जल पौधे के विभिन्न अंगों में वितरण जो है जल का, वो भी परासरण द्वारा होता है कि आगे से आगे किस तरह से पौधे के अब इतना बड़ा पेड़ होता है, उस पेड़ के हर पार्ट को पानी पहुंचता है सिर्फ जड़ के मूल रोमों के अवशोषण के द्वारा। तो ये क्रिया में परासरण का बहुत बड़ा रोल होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। और ये क्रिया पौधों को हिमीकरण व शुष्कन से के प्रति प्रतिरोधी बनाती, क्योंकि जल क्या है कि पौधा जो है उसके अंदर निरंतर बहता रहता है तो रुकता नहीं, तो ठंडक में वो जमता नहीं और ड्राई भी पौधे को नहीं होने देता। तरुण कोशिका की वृद्धि इस क्रिया पर निर्भर करती है कि छोटी कोशिका है वो जल को अवशोषित करेगी, तभी तो वो उसकी वृद्धि होगी, वो आगे बढ़ेगी। ठीक है। और कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करने में भी परासरण मदद करता है, क्योंकि जो कोशिका है उसकी स्फीत अवस्था है, वो किस तरह से फूलेगी भी, उसकी शेप भी बनी रहेगी, इन सब के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। और लास्ट है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना। तो रंध्र का खुलना बंद होना भी इस प्रक्रिया पे ही निर्भर करता है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा आज परासरण के बारे में, परासरण के टाइप्स पढ़े और विभिन्न प्रकार के विलयंस के बारे में पढ़ा, परासरण का महत्व पढ़ा। तो आशा है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी बच्चों। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आती तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। अब नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते बच्चों, गुड बाय, बाय बाय।